Hello friends, welcome to another video of Code Easy with me. In our previous video, we have learnt about the multidimensional array and what all are the operations that we can perform on multidimensional array. So in this video, we will know about the character array, which is also known as strings. So let's discuss it in detail. जैसे अभी तक हमने जो भी एरे देखे थे उस एरेज के अंदर जैसे आपने देखा था कि हमने अभी इंटीजर टाइप का एरे, फ्लोटिंग वैल्यू का एरे या फिर पॉइंटर्स का एरे का डिस्कशन किया था। बट जब हमारे पास में कोई ऐसा एरे होता है जिसके अंदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे एरे को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग्स। तो बेसिकली अगर हम स्ट्रिंग्स की डेफिनेशन करना चाहें तो अ स्ट्रिंग इज अ 1D एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ नल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इंपॉर्टेंस क्या दी है? हमने इंपॉर्टेंस दी है कि उसका जो टर्मिनेशन होता है वो नल के साथ में होता है। तो ये हमारा कोई भी ऐसा कैरेक्टर का एरे जो टर्मिनेटेड बाय नल होगा, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हमने लिखा है ये हमारा नल का सिंबल है। तो जब भी हम कोई भी अपना स्ट्रिंग की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें नल कैरेक्टर यूज किया गया हो। तो देखिए अभी हम देखते हैं कि कोई भी जो हम अपना स्ट्रिंग लेते हैं उसको हम किस तरीके से डिक्लेयर और उसका किस तरीके से हम डेफिनेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिया है, क्योंकि हमने बात करी है कि हमें एक ऐसा एरे बनाना है जिसमें कैरेक्टर्स होंगे। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमने उसका जो टाइप है, डेटा टाइप, वो हमने लिया है कैर। तो इसमें कैर हमने डेटा टाइप ले लिया है और हमने इस स्ट्रिंग का या इस एरे का नाम जो है वो नेम दे दिया है। और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया है और इसके बाद हमने इसे यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हमने इसके अंदर जैसे यहाँ पे हैसलर का हमने यूज किया है, या आप कोई भी यहाँ पे हैप्पी या कोई भी चीज आप यूज करना चाहें तो उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये तो एक चीज हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये मेमोरी में, किस तरीके से इसका मेमोरी मैप होता है, मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है। तो जैसे हमने बात की थी इंटीजर के एरे की, तो वहां पे हर एक जो हमारा एरे का एलिमेंट था उसको 4 बाइट स्टोरेज के लिए लगता था। बट यहाँ पे हम जो चीज स्टोर कर रहे हैं वो कैरेक्टर है और कैरेक्टर को मेमोरी में स्टोरेज के लिए 1 बाइट यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा जो एरे है या जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर देखेंगे आप सारे एलिमेंट और 1 बाइट मेमोरी अपार्ट हैं एक दूसरे से। जैसे H जो है वो 65518 पे स्टोर है, जबकि जो A है वो हमारा 65519 पे स्टोर है। एंड सिमिलरली सो ऑन, हमारे जो सभी कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से 1 मेमोरी लोकेशन अपार्ट स्टोर्ड हैं। अब देखिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, जो हमने यहाँ पे नल कैरेक्टर का यूज किया है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। हम कभी भी जीरो को नल कैरेक्टर की जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों की ही जो एस की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होती हैं। जो हमारा नल कैरेक्टर उसकी जो एस की वैल्यू है वो 0 है, जबकि जो हमारा 0 है उसकी जो एस की वैल्यू है वो 48 है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसमें फर्दर देखते हुए इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम नल का इंपॉर्टेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमें बताता है कि स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो गई है। जो ये हमारा टर्मिनेटिंग नल है, दिस इज द ओनली वे जिससे हमें पता लग सकता है कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग है उसका एंड आ गया है। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग्स पे कुछ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, बट उस फंक्शन का यूज करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप जब कोई भी स्ट्रिंग डिफाइन करें तो उसके अंदर आप नल का यूज करें, क्योंकि वही उस फंक्शन को बताता है कि अपना स्ट्रिंग का एंड रीच हो चुका है। ठीक है, और इसमें एक और भी चीज है, एक जो स्ट्रिंग जो अगर हम उसको नल से नहीं टर्मिनेट करते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग नहीं कहते हैं, इट इज बेसिकली मेयरली ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसमें आप नल का यूज नहीं करते हैं उसको टर्मिनेट करने के लिए, तो हम उसे स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, बल्कि वो सिंपली आपका कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाएगा। जैसे अभी तक आपने देखा था कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स था, कलेक्शन ऑफ फ्लोटिंग वैल्यू फ्लोट था, ऐसे ही अब आपका जो वो है कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक डेफिनेशन का तरीका तो हमने ऊपर देखा था, कैर नेम, और इस तरीके से हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी एक स्ट्रिंग को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास में तरीका है कि हम किसी भी स्ट्रिंग को, जैसे हमने कैरेक्टर टाइप का एरे बनाना था वो सेम ही रहेगा, फिर हमने उसका नाम दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आप देख सकते हैं हमने क्या करा है, सिंपली डबल कोट्स के अंदर में जो भी हमारे कैरेक्टर्स थे उसे इंक्लोज कर दिया। इंक्लोज करने के बाद हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हमने इस तरीके से डिक्लेरेशन किया है तो हमने यहाँ पे नल सिंबल का यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब भी हम
इस तरीके से दिस इन दिस मैनर व्हेन वी डिफाइन आवर स्ट्रिंग, तो सी जो है वो खुद से एक नल कैरेक्टर को यहां पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है। तो अगर कभी भी आपको स्ट्रिंग डिफाइन करना है और अगर आप उसको इस मेथड से डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है नल कैरेक्टर का यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट अगर यही स्ट्रिंग अगर आप नॉर्मल पर एक एक कैरेक्टर को अलग अलग डिफाइन करके डिफाइन करने की कोशिश करें तो तब आपको एक्सप्लिसिटली मतलब आपको बताना होगा, आपको अलग से नल कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है क्लियर। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट चीज हम देखते हैं। अभी तो हमने जो देखा था ये हमारा एक नॉर्मल हमने अभी तक यहाँ पे देख लिया था कि स्ट्रिंग कैसे होती है। अब देखिए एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं आपका सिंपल सा स्ट्रिंग के लिए। पहले यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल एक प्रोग्राम ले लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग डॉट सी। स्ट्रिंग डॉट सी मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे बना लिया। अब इसके अंदर जैसे हम अभी तक नॉर्मल करते आए हैं अपना बेसिक सारा स्ट्रक्चर तो आपका वही रहेगा। सेम तरीके से हमने सारा बेसिक स्ट्रक्चर इसमें लिख दिया है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हमें एक एरे बनाना है जो कि कैरेक्टर टाइप का है, तो उसकी रिटर्न टाइप हमने कैरेक्टर मतलब हमने उसकी टाइप डिक्लेयर कर दी कैरेक्टर। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम ही ले लेता हूँ और हमने फिर इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा दिए और इक्वल्स टू करके जैसे मैंने आपको बताया था डबल कोट्स के अंदर हम डायरेक्टली भी जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे हेलो, जैसे मैं हेलो ही एक नॉर्मली एक बार के लिए डाल देता हूँ। सिंपली हमने यहाँ पे एक अपना कैरेक्टर जो है कैरेक्टर नेम हेलो हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग हमने दे दिया है। अब पहले मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो प्रिंट एफ। इसके बाद हम यहाँ पे अब यहाँ पे हम यूज करेंगे %s का। अब यहाँ पे देखिए अभी तक हमने %s का यूज नहीं किया था, अभी तक हमने यूज किया था %d का, %u का, %f का। अब हम %s का यूज करें क्योंकि जो हमारा c है जब उसमें हमें कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना होता है तो हम डायरेक्टली %s का यूज करके उसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, यहाँ पे मैं सीधा दे दूंगा नेम। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार हम पहले इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम इसे कंपाइल कर लेंगे जीसीसी और जो हमारे प्रोग्राम का नाम है स्ट्रिंग डॉट सी, और इसके बाद हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सीधा हेलो जो है, जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पे यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग दी थी वो हमारी प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब एक चीज तो हमने ये देख लिया हम किसको बेसिकली इसको किस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये तो हमने प्रिंटिंग का तरीका देखा सिंपल। अगर मान लीजिए हमें प्रिंटिंग का ये तरीका नहीं पता हो और फिर भी हमें इसे प्रिंट करवाना हो तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, तो अब एक बार उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी उसको एक्सेस करने के लिए जैसे अभी तक हम किसी भी एरे को एक्सेस कर रहे थे, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी इस एरे को एक्सेस करने के लिए भी क्या करेंगे, वाइल लूप का हम यूज करेंगे। और वाइल में उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमारा एरे का नाम है नेम स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हम एक आई दे देंगे। ठीक है, और इज नॉट इक्वल टू हम यहां पे दे देंगे हाँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे सिंपली क्या करा है, नॉट इक्वल टू का यहाँ पे हमें साइन दे देना है। तो वो हम कैसे देते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू और उसके बाद में जो भी हमें देना है। हमने देखा था कि कोई भी कैरेक्टर एरे इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग जब उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो नल होगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है उसका नल के लिए हम यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देते हैं नल। तो हमने कहा है जब तक एरे का जो हमारा एलिमेंट है वो नल ना हो जाए तब तक ये हमारा वाइल लूप चलता रहे। अब इसको चलाने के अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें एक इंटीजर टाइप का आई भी लेना पड़ेगा जिससे हम ये लूप चला सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए हमने एक वाइल लूप ले लिया है और इसके अंदर जाके हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सिंपली जाके अब देखिए यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे और सिंपली जाके प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ
और यहाँ पे हम दे देंगे %c क्योंकि हमें कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, कॉमा, नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में i। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, i प्लस प्लस, ये हमने यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए ये वाली चीज हमने यहाँ पे कर दी है, और हमने एक ऑलरेडी पहले अपना स्ट्रिंग के थ्रू भी इसको प्रिंट करवाया था। अब हम इसको एक बार प्रोग्राम को फिर से कंपाइल कर लेते हैं और हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। और अब देखिए हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका हेलो और हेलो 2 बार प्रिंट हो गया है। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक बार एक \n दे देता हूं। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूं और मैं फिर से इस प्रोग्राम को कंपाइल करके इसको यहाँ पे रन कर देता हूं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ जो हमारा हेलो है वो नीचे नीचे आया। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हमें पहला बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कोई भी कैरेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग कब कहते हैं, जब उसके लास्ट में जो लास्ट एलिमेंट होता है वो नल होता है तो हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम चीज को एक्सप्लॉइट करते हुए अपना वाइल लूप क्रिएट किया है। इस वाइल लूप के अंदर हमने ये बोला है कि जो हमारा नेम नाम का एरे है उसके एलिमेंट जब तक उसके अंदर हम नल जो एलिमेंट है वो एनकाउंटर ना कर लें तब तक ये हमारा लूप चलता रहे। तो पहले इनिशियली क्या होगा, जो हमारी i की वैल्यू है उसके अंदर ये इनिशियली पहले हम i की वैल्यू 0 है, ये हमारा 0 के लिए ये वाला लूप चलेगा। यहाँ पे जाएगा वाइल नेम 0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब नेम 0 क्या होगा, नेम 0 हमारा h है तो h इज नॉट इक्वल टू नल, करेक्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो फिर इस लाइन के अंदर आएगा। यहाँ पे printf की कमांड जाएगा और कैरेक्टर प्रिंट करवा देगा कौन सा, नेम 0। नेम 0 क्या होगा, यहाँ पे जो भी इस एरे में जो भी 0th लोकेशन पे वो है आपका h, तो यहाँ पे h प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपकी i की वैल्यू प्लस प्लस होके 1 हो जाएगी। फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा नेम 1 के लिए। अब यहाँ पे नेम 1 के लिए चेक करेगा, नेम 1 पे हमारा क्या है, e इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे हमारा नेम 1 जो है जो कि e के इक्वल से वो प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा कंडीशन चेक करता जाएगा o तक। फिर जब ये हमारा o पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे जब प्लस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा, वो होगा आपका नल। ये नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा और सिंपली लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे अपना इसको यूज करते हुए एक नॉर्मल अपने एरे की तरह भी, जैसे हम एक बेसिक इंटीजर एरे में कोई एलिमेंट्स को प्रिंट करवाते थे या बेसिक किसी दूसरे टाइप के एरे में प्रिंट करवाते थे, उसी तरीके से हम इसके अंदर भी अपना स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखिए ये तो हमने एक चीज देख ली। अब हम मान लीजिए सेम चीज को पॉइंटर के थ्रू करना चाहते हैं। अब हम पॉइंटर के थ्रू करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं, string ptr.c। ठीक है, अब string ptr.c में जो हमारा बेसिक फंक्शन है स्ट्रिंग का वो आपका सब ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। तो मैं अपना थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए उसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे हमारा सब कुछ सेम रहने वाला है। जहां पे मैंने इंटीजर i डिफाइन किया था, इस इंटीजर i की जगह मैं क्या करूंगा, एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर ले लूंगा। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक ऐसा पॉइंटर जो कैरेक्टर की एड्रेस की तरफ पॉइंट करे, क्योंकि हमारा एक जो स्ट्रिंग एरे होता है, जो स्ट्रिंग होता है या जो कैरेक्टर एरे होता है उसके अंदर हम कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर का यूज किया है। जब हम प्रीवियसली किसी इंटीजर एरे पे वर्क कर रहे थे तो वहां पे हम इंटीजर एरे का यूज करते थे। तो चलिए अब यहाँ पे हमने क्या करा है कि कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर ले लिया है और इस पॉइंटर के अंदर मैं क्या करता हूं, आपका जो एरे का बेस एड्रेस है वो मैं स्टोर करा देता हूं। और ये हम कैसे करा सकते हैं, जब भी हम किसी 1D एरे का सिंपली नेम यूज करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उसका एड्रेस मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने बेस एड्रेस दे दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सिंपली देखिए $ptr मतलब स्टार पॉइंट, जब हमने स्टार ऑपरेटर का यूज करते पॉइंटर को यूज किया है तो मतलब वैल्यू एट दैट एड्रेस की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी नेम में जो एड्रेस है वो किसका है, h का एड्रेस है। ठीक है, अगर h के एड्रेस की मैं बात करूं, अगर मैं इसको आपको कुछ इस तरीके से बोलूं कि जो यहाँ पे h का हमारा एड्रेस है, h का जो एड्रेस है वो क्या है, इस एरे का बेस एड्रेस है और वही हमने अभी ptr के अंदर डाल दिया है। तो ptr इज इक्वल टू द एड्रेस ऑफ h, और जब हम उस एड्रेस पे वैल्यू की बात करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें h मिल जाएगा, h इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, तो वो अंदर आएगा
और सिमिलरली क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। बट अभी हमने यहाँ पे आई तो लिया नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से वैल्यू एट ptr का यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो इससे हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और सिमिलरली अभी ये बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, हम चाहते हैं नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करे, तो सिमिलरली हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे ptr को प्लस प्लस अपना कर देंगे, तो उससे वो आपका नेक्स्ट में मूव होता जाएगा। मतलब उससे अगला जो पॉइंटर में एड्रेस है वो नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर का आता जाएगा। ये प्रोसेस हमारा तब तक चलता जाएगा जब तक वो नल को एनकाउंटर ना करे। अब देखिए सेम हमने प्रोग्राम बना दिया है, अब एक बार हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली आ जाएगा जीसीसी और हमारा स्ट्रिंग ptr.c हमने ले लिया है। अब इसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमारा रिजल्टेंट बिल्कुल सेम रहा है, यहाँ पे भी हेलो प्रिंट हुआ है और फिर नॉर्मली जैसे हमने स्ट्रिंग से हेलो प्रिंट किया था वो प्रिंट हो गया है। तो आपने देखा किस तरीके से हम यहाँ पे पॉइंटर का यूज करते हुए भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे हमारा बेसिक क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे मैंने आपको ईज ऑफ कंपैरिजन के लिए दोनों प्रोग्राम्स को साइड बाय साइड डाल दिया है। ये जो पहला प्रोग्राम है इसके अंदर हमने यहाँ पे नॉर्मल एरे की फंक्शनैलिटी यूज करते हुए और एरे के अंदर इंडेक्स वैल्यूज को इंक्रीज करते हुए प्रोग्राम में इस एरे को प्रिंट करवाने की कोशिश की है। जबकि जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है उसमें हमने जो एरे का बेस एड्रेस है वो एक कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर डाल के और वैल्यू एट दैट एड्रेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए उसे प्रिंट करवाने की कोशिश की है। दोनों ही प्रोग्राम के थ्रू यूज करते हुए आप अपना जो है किसी भी कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए देखिए अभी तक हमने जो बात की थी उसमें जैसे हमने देखा था कि हम अपना किस तरीके से उन्हें प्रिंट करवा रहे थे, और एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कि प्रिंट एस में किसी भी हमारा जो स्ट्रिंग होता है उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें एक फंक्शनैलिटी दी गई है जिसको हम बोलते हैं परसेंट एस हम स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए। इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग इट्स एलिमेंट वन बाय वन इट गिव्स अस ईज। मतलब जैसे आपको स्ट्रिंग का हर एक एलिमेंट बार बार अलग से लूप चला के प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली %s को यूज करके और उससे आप कोई भी स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। और सिमिलरली जब आप चाहें तो आप scanf का यूज करके और %s लगा के कोई भी स्ट्रिंग को डायरेक्टली यूजर से रिसीव भी कर सकते हैं। नॉट नेसेसरीली कि आप हर एक एलिमेंट के लिए यूजर से उसे अलग अलग से रिसीव करें। चलिए ये तो हमारी बात हो गई %s को लेके। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये देख लेते हैं, जैसे हमने नॉर्मल एरे के केस में बात किया था कि नेम ऑफ द एरे गिवन विद इट्स इंडेक्स, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंटर में बात की है नेम और इंडेक्स उसका आई हमने यहाँ पे दिया है। तो इससे क्या होता है जब हम इस तरीके से जाते हैं तो हमें सिंपली जो उस इंडेक्स पे वैल्यू होती है वो हमें रिसीव हो जाती है। जैसे नॉर्मल एरे के केस में होता था वैसे ही स्ट्रिंग के केस में भी आप उसे रिसीव कर सकते हैं। और सिमिलरली नॉर्मल एरे के केस में हमने जैसे देखा था कि नेम हमारा डिनोट करता है, अगर हम किसी भी एरे का सिंपली बेसिकली उसका नेम डाल देते हैं विदाउट एनी इंडेक्स वैल्यू, तो वो हमें क्या देता है, वो हमें किसी भी पॉइंट पे देता है उसका बेस एड्रेस। और अगर हम उसमें उसके इंडेक्स की वैल्यूज ऐड करते जाएं जैसे 0 1, तो वो हमें दे देता है उसके नेक्स्ट एड्रेसेस की वैल्यू जितना हम उसमें ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए हम 0 ऐड करेंगे तो बेस एड्रेस की वैल्यू हो जाएगी, हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट एड्रेस की वैल्यू हो जाएगी, 2 ऐड करेंगे तो उसके जो थर्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी, सो ऑन। वो हमें देता है एड्रेस की वैल्यू। और जब हम उस एड्रेस पे पॉइंटर का यूज कर लें, पॉइंटर ऑपरेटर का यूज कर लें, तो जो हमें वैल्यू है वो मिल जाएगी। दिस इज सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 1D एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज। और इसको आप वैसे वर्सा भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हमने अपने 1D एरे में भी कवर की हैं, 2D एरे में भी एक बार कवर की हैं। तो अभी ये सिंपल है, उसी तरीके से आप इसको यूज करते हुए देख सकते हैं। ओके, अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने वाली जो है वो ये है कि जब भी आप printf का यूज करेंगे किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, तो printf फंक्शन ऑटोमेटिकली जो हम नल का यूज करते हैं उसको रिमूव कर देता है। वो कभी भी रिजल्ट में नल वैल्यूज को नहीं डालता है, वो कभी भी आपको जो नल वैल्यूज हैं वो प्रिंटिंग में नहीं दिखती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप printf के बारे में बात करते हैं। चलिए अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अभी तक हमने जो भी बात की थी स्ट्रिंग के बारे में, उसमें हमारी जो स्ट्रिंग थी वो सिंगल वर्ड थी। अभी ऐसा भी हो सकता है कि हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग की बात करें, जैसे अभी तक हमने बात की हेलो की। अब ऐसा हो सकता है कि आप हेलो वर्ल्ड एंटर कराना चाहें या आप चाहें हेलो वर्ड प्रिंट हो जाए। तो इस चीज के लिए हमारा जो printf है वो सपोर्ट नहीं करता, हमारा जो scanf है वो इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करता।
आप मल्टी वर्ड स्ट्रिंग मतलब हेलो वर्ल्ड को स्कैनएफ में %s का यूज करते हुए स्कैन नहीं कर सकते। सिमिलरली जब आप किसी अगर मान लीजिए आप एक एरे ले रहे हैं और उसके अंदर आप हेलो वर्ड स्टोर करा रहे हैं, या आप एक स्ट्रिंग है जो हेलो वर्ड नाम की और आप उसको प्रिंट एफ में %s से प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, वो प्रिंट नहीं करेगा। नंबर 2, वो जब भी आप कभी भी किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज एंटर कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने डिक्लेयर किया है, मैं मान लेता हूं मैंने यहाँ पे एक ए टाइप का जो है स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स की उसको डिक्लेरेशन दी है, ठीक है। और मैं मान लीजिए उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट डाल देता हूं जो 10 का है, मतलब जो 10 लेटर की स्ट्रिंग है, तो उससे होगा क्या कि इट विल शो यू द एरर, क्योंकि सी कभी भी चेक नहीं करता है कि आपने कितनी मतलब कितना बड़ा एरे डिफाइन किया डिक्लेयर किया है और आप उसमें कितनी बड़ी डेफिनेशन दे रहे हैं। फॉर दैट मैटर मैं अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, मान लीजिए कि हम एक सम नाम की स्ट्रिंग ले लेते, मतलब एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसका नेम है और उसमें मैं डिफाइन कर देता हूं 3 और मैं उसके अंदर स्टोर कर देता हूं सम, तो ये ठीक है। बट मान लीजिए मैं उसी नेम और जिसके अंदर मैंने सिर्फ 3 ही कॉलम लिए हैं उस स्ट्रिंग के अंदर मैं जाके अगर डिफाइन कर देता हूं सब्सट्रैक्ट, तो इसका क्या है, जो नंबर ऑफ लेटर इन दिस स्ट्रिंग है इट इज मोर देन 3, तो उससे होगा क्या कि वो जो है आपका बिना चेक करे उसके अंदर फिल करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मेमोरी लोकेशन है वो एक्सीड कर जाएगी और उसके बाहर वो वाली चीज स्टोर होगी और अल्टीमेटली आपका जो डेटा है वो आप उसे लूज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सेम चीज की बात की है और यहाँ पे हमने कहा है कि जैसे मान लीजिए इफ यू वांट टू टाइप कोड इजी, अगर आप चाहते हैं कि आप एक मल्टीवर्ड स्ट्रिंग का यूज करें कोड इजी स्कैनएफ के थ्रू या प्रिंटएफ के थ्रू, तो वो आपका काम नहीं करेगा। तो अब इस प्रॉब्लम को जो हमने इसमें डिस्कस की है वो प्रॉब्लम जो आप स्कैनएफ और प्रिंटएफ की जो लिमिटेशन है वो कैसे दूर कर सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं पुट्स और गेट्स करके। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिंटएफ यू कैन यूज पुट्स फंक्शन एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्कैनएफ यू कैन पुट गेट्स फंक्शन। तो देखिए एक हमने बेसिक सा प्रोग्राम लिया है, इसके अंदर हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले लिया है, नेम नाम का स्ट्रिंग ले लिया है, उसके अंदर हमने 25 आपका कैरेक्टर्स के लिए स्पेस रखा है और फिर हमने क्या किया है, सिंपली हमने उसके अंदर जाके तो यहां पे हमने क्या किया है, सिंपली गेट्स और पुट्स फंक्शन का यूज किया है। पहले हमने एक कमांड दिया यूजर को जहां पे हमने उससे उसका फुल नेम एंटर करवाने के लिए बोला है और फिर हमने उसको नेम में गेट्स नेम में स्टोर करवा लिया है, मतलब गेट्स के अंदर यू कैन डायरेक्टली एंटर दी नेम ऑफ द एरे और नेम ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पे एंटर करवा लिया है। फिर पुट्स कमांड को यूज करते हुए हमने पहले हेलो प्रिंट करवाया और फिर हमने नेम को प्रिंट करवा दिया है। तो देख रहे हैं आप इसका आउटपुट किस तरीके से आ गया है, एंटर योर फुल नेम, यहाँ पे हमने एंटर कर दिया है कोड इजी और उसके बाद पुट्स ने क्या करा है, पहले हेलो प्रिंट कर दिया है और फिर पुट्स ने उस जो आपकी स्ट्रिंग है मल्टी वर्ड स्ट्रिंग जो है उसको प्रिंट कर दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया, जब भी हम बात करेंगे किसी ऐसे कैरेक्टर एरे या फिर स्ट्रिंग की जिसके अंदर एक से मल्टी वर्ड हैं, तो उसको आपको यूज करने के लिए पुट्स और गेट्स फंक्शन का यूज करना होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, जैसे अभी तक हमारी जो स्ट्रिंग के बारे में बात हुई है, तो स्ट्रिंग के अंदर हमें कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस भी मिलते हैं जो बेसिकली स्ट्रिंग के ऊपर जो हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है उन्हें आसान बना देते हैं। ये आप डायरेक्टली जैसे अभी तक हम प्रिंटएफ फंक्शन को यूज करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं, उस तरीके से डायरेक्टली आप ये फंक्शंस को यूज करते हुए अपना कोई भी स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग लेंथ, तो ये आपका strlen जो फंक्शन है वो आपको बता देगा कि आपका जो स्ट्रिंग है उसकी कितनी लेंथ है, ठीक है। उसके बाद आपका स्ट्रिंग लोअर strlwr, ये आपका क्या करेगा, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। strupr, ये आपका स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली सो ऑन हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग कैट है, तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के काम आता है। बेसिकली ये एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के एंड पे अपेंड कर देगा, मतलब उसके साथ कनेक्ट कर देगा। मान लीजिए आप ए और बी, हेलो और वर्ल्ड, दो अलग अलग जगह पे आपके पास स्ट्रिंग है, अगर आप उनको कंबाइन करना चाहते हैं तो वो आप स्ट्रिंग कैट के साथ कर सकते हैं। सेकेंड है स्ट्रिंग एन कैट, मान लीजिए आप चाहते हैं कि फर्स्ट एन कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द अनदर कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए किसी ने अपना नेम एंटर किया हैरी पांचाल, तो आप चाहते हैं कि हैरी हेलो हैरी हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ जो एन कैरेक्टर्स हैं, जो हैरी के फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ उनको अपेंड कर दें, तो ये भी यहाँ पे स्ट्रिंग एन
strn cat के साथ पॉसिबल है। फिर आपका आता है स्ट्रिंग कॉपी, कॉपीज अ स्ट्रिंग इनटू अनदर। मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग है उसको आप दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर दें, तो वो आप strcpy से कर सकते हैं। एंड सिमिलरली सो ऑन, हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है जैसे स्ट्रिंग cmp फॉर स्ट्रिंग कंपैरिजन, ठीक है। तो और इसके बाद आप और भी जैसे हमारे पास हैं कुछ स्ट्रिंग डुप्लीकेट करने के लिए, या अगर आपको पता लगाना है कि किसी एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर कब आया है, फर्स्ट अकरेंस उसकी कब है या लास्ट अकरेंस कब है, ये सब चीजें हम पता लगा सकते हैं। स्ट्रिंग रिवर्स जैसे यहाँ पे फंक्शन है जो हम बेसिकली स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यूज कर सकते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर आप जाएंगे अलग से कोई भी एक फंक्शन को लिखने के लिए तो उसमें आपका काफी लाइंस ऑफ कोड जाएगा, बट अगर आप इन फंक्शंस को यूज करेंगे तो आपका डायरेक्टली जो कोई भी स्ट्रिंग पे ऑपरेशन है, जैसे आप कॉपी करना चाहते हैं या अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो सब बहुत इजीली आप विद द यूज ऑफ दिस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये सब फंक्शंस आप लर्न कर सकते हैं, आपकी प्रोग्राम में हेल्प करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है, ठीक है। ये वाला जो प्रोग्राम है इसके अंदर हमने क्या करा है, हमने लेंथ पता करने की कोशिश करी है कि हमारा जो एरे है उसकी कितनी लेंथ है, ठीक है। तो अब सिंपली पहले हम देखते हैं, हमने एक कैरेक्टर लिया है और उस कैरेक्टर के अंदर हमने क्या करा है, यहां पे हमने लेंथ 1 का यूज करते हुए हमने एक कैरेक्टर एरे ले लिया है बैम्बूजल्ड। यहाँ पे आप कोई भी एरे यूज कर सकते हैं। फिर हमने दो इंटीजर टाइप के वैल्यू ले लिए, लेंथ 1 और लेंथ 2। फिर हमने क्या करा है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करते हुए स्ट्रिंग की लेंथ निकाली है ARR की, और फिर लेंथ 2 में हमने फिर से वही लाइब्रेरी फंक्शन को यूज किया है और हमने इसको यूज करते हुए इसकी लेंथ निकालने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमने इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमने प्रिंट करवा दिया है। यहाँ पे तो हमने देखा कि किस तरीके से हम नॉर्मली ये चीज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको ये फंक्शन प्रोवाइडेड नहीं है और आपको ये खुद से बनाना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो हम इसके लिए एक बेसिक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूं, उसके अंदर मैं जाके स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लेन डॉट सी से मैं उसे सेव कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए अपना फिर से वही वाला प्रोग्राम जो है, जो हमने हेलो वाला लिया था, वो कॉपी कर लिया है यहाँ पे हेलो। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम को बेसिक बना के दिखाऊंगा। इसमें मैं आपका लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है। हम लेंथ 1 और लेंथ 2 हम भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली अभी के लिए मैं आपकी रिमेनिंग जो लाइंस हैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अभी इनका हमारे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास में कुछ फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो मैं उनका यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करूँगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे len1 इज इक्वल टू str len, जो हमारा फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है स्ट्रिंग लेंथ, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम अपना जो है सप्लाई कर देंगे। और दूसरा मैं क्या करता हूँ, len2 के अंदर फिर से मैं str len फंक्शन का यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं इन्हें अलग से जो है स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। स्ट्रिंग में मैं दे देता हूँ कोड इजी, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, printf, और इसमें हम क्या करते हैं, %d हम डाल देते हैं, और इसके अंदर हम वैल्यू len1, और सिमिलरली हम क्या करते हैं printf, और इसके अंदर हम len2 की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। इसके लिए gcc और जो हमारा प्रोग्राम का नाम है string len.c। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप जो फंक्शन str len यूज करने की कोशिश करें उसके लिए आपने एक लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की है। तो देखिए जब भी हम स्ट्रिंग का कोई भी फंक्शन यूज करने की कोशिश करेंगे, जैसे स्ट्रिंग लेंथ है, स्ट्रिंग कॉपी है, तो उसके लिए हमें हेडर फाइल में उसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो लाइब्रेरी है अपना स्ट्रिंग
डॉट एच हमारी जो है लाइब्रेरी है। जब हम उसका इसमें यूज़ कर लेंगे तो जब भी हम उसके कोई भी फंक्शंस को यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा परफेक्ट काम करेगा। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल कर लिया उसे। अब हम एक बार इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे उसने बता दिया है कि आपका जो स्ट्रिंग लेंथ है, जो आपका स्ट्रिंग की लेंथ है वो 5 और 9 है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक \n नहीं लगाया है तो इसीलिए वो हमारा दोनों को सेम लाइन में दिखा रहा है। तो मैं एक बार फिर से इसको कंपाइल करके और इसको रन करवा देता हूँ। तो देखिए वो बता रहा है हमारा जो हेलो है उसमें हमारे 5 कैरेक्टर्स हैं और जो हमारा कोड इजी है उसमें हमारे 9 कैरेक्टर्स हैं, जो कि करेक्ट है। हम बिल्कुल इसी तरीके से इसको यूज करते हुए, इस तरीके का यूज करते हुए और हम इस प्रोग्राम के अंदर आपका जो है इसकी लेंथ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑलरेडी प्री डिफाइंड। तो अभी यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम ये कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं, आपको ये जो काम है प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के हेल्प के बिना आपको खुद से इस काम को करना है। तो अब आप यहाँ पे उस काम को किस तरीके से कर सकते हैं, आप खुद से किस तरीके से एक उसके लिए प्रोग्राम बना सकते हैं, एक बार हम उसको भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक अपना फंक्शन डिफाइन कर देंगे। तो मैं ले लेता हूँ int और मैं अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन str लेंथ उसको नाम दे देता हूँ str लेंथ, और मैं इसमें एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है और मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने लेंथ 1 और लेंथ 2 में वैल्यू स्टोर करवाई थी उस तरीके से ही मैं लेंथ 3 और लेंथ 4 भी यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं लेंथ 3 के अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैंने लेंथ 3 ले लिया है और लेंथ 3 के अंदर जाके मैं जो है फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और उसका मैं strlen जो हमने फंक्शन बनाया स्ट्रिंग लेंथ वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ और इसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ जो हमारा हेलो है उसका बेस एड्रेस, जो कि हमारा नेम से पास हो जाएगा सिंपली। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा सही हो गया है और एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से लेंथ 3 की वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक जो है फंक्शन बनाना है और फंक्शन हमें किस नाम का बनाना है, int स्ट्रिंग लेंथ नाम का हमें फंक्शन यहाँ पे str लेंथ जो हमने बनाया था ऊपर हमें यहाँ पे बनाना है। और यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है कैरेक्टर और स्टार, मैं यहाँ पे c ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको रिटर्न करा देते हैं हम लेन, रिटर्न करा दी हमने यहाँ पे लेंथ। अब यहाँ पे मैं इंटीजर एक लेन ले लेता हूँ, बेसिकली ये हम यूज करेंगे उसकी लेंथ को काउंट करने के लिए। अब देखिए हमारे पास में बेस एड्रेस आ चुका है और हमें पता है कोई भी स्ट्रिंग तब तक एंड नहीं होती जब तक हम उसमें क्या इनकाउंटर नहीं कर ले, जब तक हम उसके अंदर में उसका नल कैरेक्टर को एनकाउंटर नहीं करते तब तक वो स्ट्रिंग एंड नहीं होती। तो सिमिलर लॉजिक को मैं यूज करते हुए क्या कर सकता हूं, यहां पे while वैल्यू एट द एड्रेस c, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, ये मैंने यहां पे लिख दिया। तब तक हम क्या करेंगे, यहां पे लेंथ को हम प्लस प्लस करते रहेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेंथ की वैल्यू को 0 डाल देते हैं और जब तक हमारा कैरेक्टर का जो नल कैरेक्टर जो है एनकाउंटर नहीं होता तब तक हमारी जो लेंथ है वो आगे बढ़ती रहे। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं। सिंपली हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब हमने इसको रन करवाया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
कुछ हमारा इसके अंदर में एरर रह गया है, जिसकी वजह से ये हमारा इसे रन नहीं कर पा रहा है। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे हमारा इसलिए इसको रन नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने एक छोटी सी एरर यहाँ पे की है। जैसे अभी आपने देखा था कि जब हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को प्रिंट करवा रहे थे, उस टाइम पे हमने पॉइंटर की जो पॉइंटर है उसे भी नेक्स्ट एड्रेस की तरफ पॉइंट करवाया था, और यहाँ पे हम वो करवाना भूल गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर के अंदर बेस एड्रेस स्टोर है उसको भी हम जो है ऐड करवाते चलेंगे, ताकि वो नेक्स्ट अपने लोकेशन की तरफ पॉइंट करता जाए। तो एक बार फिर से मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ और फिर से मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अब हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पे वो 5 आ गया है। तो अब हम देखते हैं इसको, हमने देखिए जो प्रोग्राम के अंदर प्रिंट करवाई थी वैल्यू, वो हमने जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग मेथड है, जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसके यूज करते हुए करवाई थी, और जो हमने थर्ड वैल्यू प्रिंट करवाई है वो जो हमने प्रोग्राम बनाया उसको यूज करते हुए करवाई है। और इस प्रोग्राम के अंदर हमने सिंपली क्या करा है, जो हमारा स्ट्रिंग का बेस एड्रेस है या जो हमारा कैरेक्टर एरे का बेस एड्रेस है उसको हमने फंक्शन में पास कर दिया है, और उसके बाद हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया लेंथ टू स्टोर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ में। उसके बाद हमने एक वाइल लूप का यूज किया, और ये वाइल लूप हमने क्या कहा है कि जब तक भी हमारा जो वैल्यू एट दिस एड्रेस है वो नल के इक्विवेलेंट ना हो जाए तब तक वो लूप चलता रहे। और लूप के अंदर सिंपली हमने क्या करा है, एक काउंटर लिया है जिसकी हमने वैल्यू ऐड करवा दी है। जो यहाँ पे आप फर्स्ट लेंथ देख रहे हैं वो हमारा बेसिकली क्या करेगा, हर बार जैसे ही नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा वो उसमें एक इंटीजर वैल्यू में एक 1 ऐड कर देगा। और जो आप दूसरा वाला देख रहे हैं वो हमारा बेसिकली एड्रेस को शिफ्ट करने के काम आएगा। जो एरे में हमारे कैरेक्टर स्टोर्ड हैं उसे फर्स्ट एड्रेस से सेकंड एड्रेस, देन थर्ड एड्रेस, देन फोर्थ एड्रेस, ये तब तक होता रहेगा जब तक वो नल को एनकाउंटर ना कर ले। तो ये हमारा आपने देखा किस तरीके से हम यूजर डिफाइंड प्रोग्राम से भी वही काम करवा सकते हैं। बट होता क्या है कि जब आपके पास में ऑलरेडी डिफाइंड प्रोग्राम है तो उससे आपका ईजी हो जाता है इस प्रोग्राम को रन करवाना या इस प्रोग्राम को समझना। और अगर आप यूजर डिफाइंड प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए ये हमने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर में हमने सिंपली अपना जो वैल्यूज हैं उसको, जो हमारा कैरेक्टर की, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है उसको हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। तो अब दूसरा हमारे पास में जो यहाँ पे प्रोग्राम है वो है स्ट्रिंग कॉपी का प्रोग्राम। इस स्ट्रिंग कॉपी के प्रोग्राम में बेसिकली हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, एक सोर्स स्ट्रिंग है और एक टारगेट स्ट्रिंग है। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सोर्स स्ट्रिंग से कुछ वैल्यूज को टारगेट स्ट्रिंग में डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए हमारे पास में सिंपल प्रोग्राम अवेलेबल है, स्ट्रिंग कॉपी का प्रोग्राम। स्ट्रिंग कॉपी का प्रोग्राम क्या करता है कि आप जो भी उसे टारगेट स्ट्रिंग देते हैं और जो भी आप उसे बताते हैं सोर्स स्ट्रिंग, तो वो सोर्स स्ट्रिंग से सारा सामान टारगेट स्ट्रिंग के अंदर में कॉपी कर देता है। तो बेसिकली जब भी आप स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज करते हैं तो उसके अंदर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज योर टारगेट, एंड जो सेकंड आपका होता है वो सोर्स होता है। जिसके अंदर आपको कॉपी करना है वो आप फर्स्ट लिखते हैं, और जिस स्ट्रिंग से या जहां से आपको कॉपी करना है वो इसके अंदर सेकंड पैरामीटर या सेकंड आर्ग्यूमेंट की तरह जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप स्ट्रिंग कॉपी प्रोग्राम का यूज करेंगे, आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपका जो चीज सोर्स में है वही आपकी टारगेट में भी आ चुकी होगी। अब अगर मान लीजिए मैं सेम चीज को, सेम आपके प्रोग्राम को अब यूजर डिफाइंड तरीके से या यूजर से बनवाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम देखिए इसको इजीली समझने के लिए मैं आपको फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट नहीं करूंगा। हम उस फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। उस फंक्शन में जैसे आपने देखा था, हमने जो लास्ट प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर, उस फंक्शन के अंदर हमने एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया था क्योंकि हमें सिर्फ एक ही एरे को पास करना था। यहाँ पे हमें 2 एरे के बेस एड्रेस को पास करना है, एक जो हमारा टारगेट का बेस एरे है और एक बेस एड्रेस है, और एक हमारा जो सोर्स एरे का बेस एड्रेस है उसको पास करना है। इसलिए हमने यहाँ पे सिंपली 2 कैरेक्टर पॉइंटर का यूज किया है। अब देखिए इसके अंदर मैं आ जाता हूं, हमने क्या किया है, दोनों बेस एड्रेस हमारे पास में आ गए हैं। फिर हमने सिंपली क्या करा है, जो हमारे सोर्स का बेस एड्रेस है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको हमने यूज करते हुए वैल्यू एट दैट बेस एड्रेस से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, और इस लूप को चलाया है तब तक जब तक वो वैल्यू नल ना हो जाए। एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, मैं यहाँ पे जैसे हमारी सायोनारा स्ट्रिंग है, तो अभी जब हम बात करें एस की, तो एस में यहाँ पे सायोनारा के एस का बेस एड्रेस स्टोर होगा और वैल्यू जो है उस पॉइंट पे वो हमारे नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो वो लूप के अंदर एंटर कर जाएगा और क्या करेगा, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा टारगेट एरे है उसका बेस एड्रेस के अंदर वो उसके अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल कर देगा जो वैल्यू हमारे अपना सोर्स के बेस एड्रेस पे है। वो दोनों वैल्यूज को हम इस लाइन के थ्रू इक्वल कर देंगे। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, हमने नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा सोर्स का बेस एड्रेस है
उससे एक +1 करके उसको नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंचा दिया है। सिमिलरली हमारा जो टारगेट का बेस एड्रेस है उससे हमने उसको नेक्स्ट पे पहुंचा दिया है टारगेट ++ करके। और फिर हमने ये काम कब तक किया है, तब जब तक हमारा सोर्स जो स्ट्रिंग है उसके अंदर नल जो हमारा कैरेक्टर वो एनकाउंटर ना हो जाए। और इसके बाद में आप देख सकते हैं हमने क्या किया है यहाँ पे, जब ये हमारा लूप पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमने जो हमारा टारगेट वाला पार्ट है उसके अंदर एक नल कैरेक्टर को भी डाला है, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमें ये पता है कि जब तक भी हम किसी कैरेक्टर एरे के अंदर नल का यूज नहीं करते तब तक वो सिंपली अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ही रह जाता है। तो इस चीज को समझते हुए जब हमारा पूरी स्ट्रिंग उसके अंदर कॉपी हो जाएगी, उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने लास्ट में क्या करा है, यहाँ पे सिंपली अपना नल कैरेक्टर इंसर्ट करवा दिया है। ये आप सिंपली कर सकते हैं इस चीज को। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो प्रोग्राम है स्ट्रिंग कॉपी वो आप यूजर डिफाइंड तरीके से कैसे बना सकते हैं वेरी इजीली। चलिए अब हमारा तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का। अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियसली एग्जांपल लेते हुए कि जैसे मान लीजिए आपको हेलो और वर्ल्ड को कंबाइन करना है। जैसे हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिया उसमें हमें फोक्स और हेलो को कंबाइन करके यूजर को फोक्स हेलो फोक्स हम यूजर को जो है देना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो एरे हैं, दो स्ट्रिंग्स हैं, एक फोक नाम की स्ट्रिंग है, एक हेलो स्ट्रिंग है। हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना चाहते हैं। तो एक तो हमारे पास सिंपल ऑप्शन है कि हम क्या करते हैं, strcat नाम का जो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है इसको हम यूज करते हैं और हम यहाँ पे अपना टारगेट और सोर्स स्ट्रिंग के एड्रेसेस को दे देते हैं। ये दोनों को हमें कंकैटिनेट करके सिंपली हमारा टारगेट में हमें जो है इनको दोनों स्ट्रिंग को हमें जोड़ के दे देगा और जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपके पास में आउटपुट में आ जाएगा हेलो फोक्स। अब मान लीजिए कि यही वाली सेम चीज आप चाहते हैं कि आप ये वाली सेम चीज करें अपने यूजर डिफाइंड प्रोग्राम के थ्रू। तो आप कैसे करेंगे, देखिए बेसिक सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से हम दो स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे दो स्ट्रिंग के बेस एड्रेसेस को जो है फॉरवर्ड करना है इस फंक्शन के अंदर। तो हमने जो अपना प्रोग्राम जो यहाँ पे हमने अपना फंक्शन डिफाइन किया उसके अंदर हमने फिर से दो कैरेक्टर पॉइंटर की हेल्प ले ली है, उनको दो डिफाइन कर दिया है। अब हम चलते हैं कि हमने किस तरीके से ये फंक्शन क्रिएट किया है। देखिए सबसे पहले हमने एक टारगेट और एक जो एड्रेसेस हमारे पास में आए हैं यूजर के थ्रू, एक टारगेट स्ट्रिंग के और एक सोर्स स्ट्रिंग के, हमने उनको ले लिया है। और उसके बाद में सिंपली हमने क्या किया, हमने व्हाइल लूप का यूज किया है। व्हाइल लूप का यूज किया है हमने सिंपली, यहाँ पे इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है इंट लेंथ की। तो सिंपली यहाँ पे हमने एक व्हाइल लूप ले लिया और उस व्हाइल लूप में हमने क्या करा है, उस व्हाइल लूप में हमने करा है कि जब तक हमारा जो व्हाइल लूप का जो हमें एड्रेस मिला है, मतलब जो हमें टारगेट स्ट्रिंग का बेस एड्रेस मिला है, जब तक उसमें नल एनकाउंटर ना हो जाए तब तक हमारा जो बेस एड्रेस है वो ऐड होता जाए। मतलब हमने क्या करने की कोशिश की है कि जहां पे हमारा नल पॉइंटर है बेसिकली उस जगह पे हमने अपने एड्रेस, उस एड्रेस को हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके पॉइंटर को वहां पे पॉइंट कराने की कोशिश की है। तो फर्स्ट लूप से बेसिकली होगा क्या, हमारा जो हमारा हेलो का एंड है, जो हमारा हेलो के बाद नल कैरेक्टर है, हम वहां तक पहुंच जाएंगे एक एक ऐड करके। पहले देखिए इसको समझने के लिए हमारे पास बेस एड्रेस में h का एड्रेस आएगा, h का एड्रेस आएगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू वो नल के इक्विवेलेंट नहीं है वो जाएगा, वैल्यू को ऐड कर देगा। जो अब यहाँ पे एड्रेस है वो e के एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा। फिर यहाँ पे देखेगा इस एड्रेस पे जो वैल्यू वो नल के बराबर नहीं है क्योंकि वो तो e है हमारी, तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा फिर से। सिमिलरली ये काम कब तक करता रहेगा, जब तक वो नल को एनकाउंटर ना करे। जब उसने नल को एनकाउंटर किया वो लूप से बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमने दूसरा लूप चलाया और इसके अंदर हमने क्या करा कि जब तक आपका जो सोर्स, मतलब जो हमारा फोक्स वाला जो स्ट्रिंग है, जब तक वो नल ना हो जाए तब तक हमें इस लूप को चलाना है। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बोला कि जो भी अभी हमारा टी में एडिशन होने के बाद जो एड्रेस आया था जहां पे नल था, वहां पे जो वैल्यू है वो जो हमारे सोर्स के बेस एड्रेस की वैल्यू उसके बराबर हो जाए फर्स्ट। और उसके बाद क्या हो, उसके बाद हमने ये बोला है उसको कि जो उसमें दोनों ही एड्रेसेस हैं, मतलब जो हमारी टारगेट स्ट्रिंग का एड्रेस है उसे भी एक से इंक्रीमेंट कर दे और जो हमारी सोर्स स्ट्रिंग का एड्रेस है उसे भी एक से इंक्रीमेंट कर दे। ये प्रोसेस को हमने रिपीट किया जब तक जो हमारी सोर्स स्ट्रिंग है, मतलब जो हमारी फोक्स वाली स्ट्रिंग है, उसमें नल वैल्यू एनकाउंटर नहीं होती। जैसे ही नल वैल्यू एनकाउंटर हो जाए ये लूप से बाहर आ जाएगा। और जैसे हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी देखा था कि उस स्ट्रिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट में नल वैल्यू को इंसर्ट करना होता है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट कर दी है और उसके बाद में जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो हमारा दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे कंकैटिनेट हो जाएंगी। तो देखिए इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी हमें
स्ट्रिंग्स पे फंक्शन कोई भी परफॉर्म करना है तो हम खुद से भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि हम ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करें। और ये सिंपल है, आपको यहाँ पे बेस एड्रेसेस को पास करना है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है वो ये है कि आपको जो व्हाइल लूप है वो तब तक चलाना है कि जब तक जो पॉइंटर है इट स्टार्ट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी नल कैरेक्टर। तो इस तरीके से यूज करते हुए आप अपने खुद के फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने देखा जो भी था उसके अंदर हमने नॉर्मल देखा, अब हम देख रहे हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन की बात। अब यहाँ पे स्ट्रिंग कंपैरिजन में हमने क्या किया है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो स्ट्रिंग हैं, जेरी और फेरी। तो हमारे पास प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड प्रोग्राम जो ऑलरेडी अपने पास जो लाइब्रेरी डिफाइंड प्रोग्राम है strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन का प्रोग्राम है, उसमें हमने पहले नॉर्मली क्या करा है, स्ट्रिंग 1 और जेरी दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग 1 है उसमें हमारा जेरी ही स्टोर्ड है। तो जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे जेरी और जेरी, क्योंकि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों वैल्यूज एकदम आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन हमें रिजल्ट देगा वो देगा 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि सिंस जेरी एंड जेरी आर दी आइडेंटिकल, द वैल्यू रिटर्न बाय strcmp फंक्शन विल बी 0। ठीक है, अब हम सेकंड केस में आ जाते हैं। जब हम सेकंड टाइम कॉल करेंगे तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का कंपेयर किया है। तो स्ट्रिंग 1 हमारा जेरी है जबकि स्ट्रिंग 2 हमारा फेरी है। तो देखिए यहाँ पे जाएगा वो फर्स्ट एलिमेंट पे जे और एफ को कंपेयर करेगा। तो आप देख रहे हैं जे और एफ में कितना डिफरेंस होता है। जब आप अल्फाबेटिकली जाते हैं तो उसके अंदर आपका एफ के बाद आपका जी एच आई जे, तो वो वहां से फोर्थ कैरेक्टर होता है, तो दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस होता है। और इसको सिंपली आप ऐसे भी देख सकते हैं, वो क्या करेगा, जो एफ की एस की वैल्यू है और जो जे की एस की वैल्यू, वो एक दूसरे से उन्हें सब्सट्रैक्ट कर देगा। तो सिंपली जो रिजल्टेंट है हमारा उसके अंदर वो आ जाएगा 4। आपका जो यहाँ पे रिजल्टेंट है वो 4 आ जाएगा। यही हमने बोला द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ जेरी डज नॉट मैच विद द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फेरी। तो जो इसका यहाँ पे रिजल्ट है वो 4 आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों की जो एस की वैल्यूज का डिफरेंस है वो 4 के बराबर है। अब देखिए हम थर्ड अपना कंपैरिजन में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग 1 जेरी है, जबकि जो कंपेयर के लिए हमने सेकंड स्ट्रिंग लिया वो जेरी बॉय है। जब तक कंपैरिजन चलेगा जेरी और जेरी बॉय का, तो आप देखेंगे जे सेम है, ई सेम है, आर सेम है, वाई सेम है, यहां तक सब कुछ सही रहेगा। बट जब इसके बाद में वो देखेगा जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है वहां पे नल कैरेक्टर आ जाएगा, जबकि जो हमारा जेरी बॉय वाला स्ट्रिंग है वहां पे हमारा जो है वो वहां पे हमारा एक नॉर्मल स्पेस आ जाएगा। तो होगा क्या कि यहाँ पे जेरी और जेरी बॉय जो है वो मैच नहीं होंगे। द वैल्यू रिटर्न इज -32। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा जो स्पेस यहाँ पे आया है, यहाँ पे जो स्पेस आया है और जो हमारा जो नल है, उन दोनों की एस की वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो है 32 का। तो इसलिए हमारा यहाँ पे 32 -32 हमें वैल्यूज में रिटर्न हो जाएगा। आप सिमिलरली किसी भी स्ट्रिंग का यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये होगा कि इस कंपैरिजन का जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा नंबर्स में या इंटीजर्स में आएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्टर, क्योंकि ये जो हमारा कंपैरिजन होता है किसी भी स्ट्रिंग का वो एस की वैल्यूज के बेसिस पे होता है, और एस की वैल्यूज को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करके ही हमें रिजल्टेंट यहाँ पे मिलता है। तो अब आपने देख लिया कैसे आप किसी दो स्ट्रिंग को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, और अगर आपका रिजल्टेंट में 0 आता है तो वो दोनों स्ट्रिंग आपकी सेम है। अगर एनी वैल्यू अदर देन 0 आती है तो उन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ डिफरेंस आपका है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने बात कर ली, अभी भी जो हमने बात की है ये नॉर्मल, जैसे हम पहले 1D एरे की बात की थी, 2D एरे की बात की थी। अब सिमिलरली हमने यहाँ पे 1D एरे ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं, हमने उसकी बात की है, और क्या हम उस पर फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, उन सब बातों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल देखेंगे उसके अंदर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स बना सकते हैं, जिसको हम 2D स्ट्रिंग्स भी बोल सकते हैं, और क्या क्या हमारे पास में उसमें ऑप्शंस या ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। तो चलिए, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन डू गिव अ थम्स अप, और डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Also do subscribe to our channel, and till the next video stay tuned with us. Bye bye.